Good morning everyone. Welcome to YouTube channel Sawan Sir English. We have completed 7 tenses and after this today we are going to start past perfect tense. देखिए हम इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ रहे हैं उसमें 7 टेंस अपने कंप्लीट हो गए हैं। आज 8th नंबर पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट का मतलब वही है जैसा प्रेजेंट परफेक्ट में कल हमने पढ़ा था। परफेक्ट का मतलब ये कि काम पूरा हो जाता है और पास्ट का मतलब पास्ट टाइम पर। कहाँ पर हो जाता है? पास्ट टाइम पर। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस इसको हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण भूतकाल। क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। अब हम टाइमलाइन से समझते हैं। देखो क्या है, टाइमलाइन से अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो हम जल्दी सीख पाते हैं। मतलब उसका जो मेन सेंस जो होता है, उस टेंस का जो सेंस होता है, जो मेन भाव होता है, वो हमारे पकड़ में आ जाता है। देखो ये जो एरो है, ये एरो प्रेजेंट को शो करता है। किसको शो करता है? प्रेजेंट को शो करता है। और जो टाइम इधर निकल गया है ये किसको शो करता है? पास्ट को शो करता है। और जो टाइम आगे आएगा, ये आगे आने वाला जो टाइम है ये किसको शो करता है? फ्यूचर को शो करता है। और ये जो नीचे जो लाइन बना रखी मैंने, ये लाइन को हम क्या मानेंगे? टाइम लाइन। मतलब ये एक समय रेखा है। मतलब समय जो चल रहा है उसको हमने एक लाइन के माध्यम से बताया है कि जो समय निकल गया वो पास्ट है, जो समय आगे आएगा वो फ्यूचर है। अब इसके बीच में जो समय एट प्रेजेंट हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंट है। तो देखो ये कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट पहले तो हम आएंगे किधर? पास्ट की तरफ। ये जो पास्ट है, ये पास्ट है, इसमें क्या है? कोई कार्य क्या हो जाता है? पूर्ण। मतलब कोई कार्य चला हो और वो यहाँ आकर क्या हो जाता है? यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। मतलब पास्ट टाइम में किसी भी काम का कंप्लीशन बताया जाता है। किसी भी कार्य का क्या बताया जाता है? कंप्लीशन। मतलब उसकी पूर्णता बताई जाती है कि ये कार्य यहाँ पर पूरा हो गया। तो देखो पास्ट परफेक्ट का मतलब यही हुआ कि इस टेंस से ये पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट टाइम में पूर्ण मतलब पूरा हो जाता है। वो कल हमने जो पढ़ा था वो था प्रेजेंट टाइम में। मतलब कोई भी कार्य प्रेजेंट टाइम में पूर्ण हो जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी कार्य पास्ट टाइम में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं, इसकी पहचान समझते हैं हिंदी में एंड इंग्लिश में। हम सब सर्वप्रथम इसका मीनिंग समझते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। देखिए इसका मीनिंग होता है इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट टाइम में शुरू होकर पास्ट में ही पूर्ण मतलब पूरा हो जाता है। इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य शुरू कहाँ हुआ? पास्ट टाइम पर हुआ। और पास्ट टाइम से शुरू होकर पास्ट टाइम में ही क्या हो जाता है? वो पूरा हो जाता है। देखो अब कैसे पता चलेगा, इसकी पहचान से हम समझेंगे। इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में। हिंदी वाक्यों के अंत में देखो पहले हम हिंदी सेंटेंस को समझेंगे, क्योंकि अगर हम हिंदी सेंटेंस को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आगे सीखना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा। देखो परफेक्ट है, इसका मतलब परफेक्ट की पहचान है चुका, चुकी, चुके, ऐसे शब्द आते हैं। कंटिन्यूस की क्या पहचान है? रहा, रही, रहे। अब यहाँ परफेक्ट है तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका। अब पास्ट है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। आदि शब्द आते हैं। देखो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आदि शब्द आते हैं। मतलब कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है और उसके अंत में, मतलब उस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द दिए गए हैं, इसका मतलब वो वाक्य कौन से टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब इसकी पहचान देखते हैं हम अंग्रेजी में।
अंग्रेजी में इसकी क्या पहचान है? इंग्लिश सेंटेंसेज में, किसमें? इंग्लिश सेंटेंसेज में क्या आता है? इंग्लिश सेंटेंसेज में एक शब्द होता है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले होता है। और एक शब्द होता है आफ्टर। क्या शब्द लिखा है? आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। देखो इंग्लिश में क्या होता है? बिफोर आफ्टर। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। मतलब दो जो वाक्य होते हैं, दो वाक्य एक साथ जुड़े होते हैं, उसके बीच में या शुरू में या तो बीच में आता है या वाक्य के शुरू में आता है, या तो आएगा बिफोर या आएगा आफ्टर। अगर ऐसा कोई वाक्य दिया हुआ है जिसमें बिफोर आफ्टर आ रहा है, इसका मतलब वाक्य कौन से टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो देखो इंग्लिश सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर आता है, बिफोर या आफ्टर आता है। तो देखो हमने पास्ट परफेक्ट के बारे में देखा कि इसका क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कि इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई भी कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही पूरा हो जाता है। फिर हमने इसकी पहचान देखी। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है, उस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। और अगर वाक्य हिंदी का नहीं है, इंग्लिश का है, इंग्लिश का मतलब ये है कि हमें रिक्त स्थान में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर उस सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर दिया हुआ है, या तो वाक्य के स्टार्टिंग में या वाक्य के मिडिल में, मतलब बीच में कहीं दे रखा है बिफोर या आफ्टर, तो वो वाक्य कौन से टेंस का है? वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो हमने इसका मीनिंग देखा, इसकी पहचान देखी। अब आगे हम करने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको पता है सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब उसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब वो जो सेंटेंस होता है उसमें मीनिंग कैसा होता है? पॉजिटिव मीनिंग होता है। पॉजिटिव मतलब उसमें स्वीकार टाइप के वाक्य आते हैं। जैसे हम पहले लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब हम पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। क्या समझेंगे? स्ट्रक्चर समझेंगे। मतलब कोई भी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का है, तो वो वाक्य हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है वाक्य में? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया होती है हेड, हेल्पिंग वर्ब। HV लिख दिया मैंने, मतलब हेल्पिंग वर्ब। मतलब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे। हेड मतलब सिंगुलर होगा तो भी हेड लगाएंगे, प्लूरल होगा तो भी हेड लगाएंगे, आई सब्जेक्ट होगा तो भी हेड लगाएंगे, ही सब्जेक्ट होगा तो भी हेड लगाएंगे। यहाँ हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है कि अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे। सबके लिए यहाँ सिमिलर है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हेड लिखेंगे। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। देखो बिल्कुल सीधा है, सरल है, कतई इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं है। देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट के बाद हैज है सहायक क्रिया आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट में क्या आती है? सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हेड आती है। मतलब हैज है का पास्ट क्या होता है? हेड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस करते हैं, वे मेला देखने जा चुके थे। सेकंड सेंटेंस है हम अंगूर खा चुके थे। थर्ड सेंटेंस है मैं मेरा गृह कार्य पूरा कर चुका था। और फोर्थ सेंटेंस है पक्षी
उड़ चुके थे। देखो पास्ट परफेक्ट जो टेंस है, इस टेंस में कोई कार्य हुआ है तो उसका क्या है, उसका इफेक्ट जो है, प्रभाव, वह अब तक नहीं रहा है। मतलब उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट खत्म हो जाता है, वही पास्ट परफेक्ट होता है। और पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है। स्ट्रक्चर के बाद मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं। अब इनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, समझेंगे। सबसे पहले नंबर पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सभी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट एक साथ लिखेंगे। वे जो है उसको सब्जेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, दे। हमको क्या कहते हैं, वी। मैं को क्या कहते हैं, आई। और पक्षी को क्या कहते हैं, बर्ड्स। तो हमने लिख दिया द बर्ड्स। देखो अब सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हेड लिखनी है सभी में। तो हेड और यहाँ भी हेड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। मतलब सब्जेक्ट लिख दिया, हेड सहायक क्रिया लिख दी। सभी में हमने सब्जेक्ट के साथ क्या लिख दिया, हेड सहायक क्रिया लिख दी। वाक्य किससे शुरू किया, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया, हेड सहायक क्रिया। हेड के बाद क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जाना है, जाने को कहते हैं गोन। थर्ड फॉर्म आ जाएगी, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। खाना को कहते हैं ईट। तो ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। पूरा करना को कंप्लीट कहते हैं। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। क्या होती है, कंप्लीटेड। उड़ना को क्या कहते हैं, फ्लाई कहते हैं। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। तो देखो हमने पहले सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लिखी है, सहायक क्रिया के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। अब क्या होता है, एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें 2 वर्ब है, मतलब 2 मुख्य क्रियाएं हैं, तो जो लास्ट में आ रही है उसको तो पहले लिखते हैं, और जो पहले आ रही है उसको टू लगाकर बाद में लिखते हैं। देखो वे मेला देखने जा चुके थे। दे हैड गॉन टू। देखना को क्या कहेंगे, सी। देखो यहाँ क्या है, गॉन टू सी जो लिखा है उसकी जगह हम विजिटेड भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, विजिटेड। विजिट का मतलब होता है देखने जाना। विजिट जो है एक वर्ब होती है, उसका मतलब होता है देखने जाना। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं दे हैड विजिटेड, तो गॉन टू सी लिखने की जरूरत नहीं थी। मतलब इस पूरे फ्रेज की जगह हम क्या लिख सकते थे, विजिटेड। दे हैड गॉन टू सी या विजिटेड द फेयर, या अफेयर भी लिख सकते हैं। सेकंड है हम अंगूर खा चुके थे। वी हैड ईटन या टेकन। देखो खाने के अर्थ में मैंने बता रखा है, टेक वर्ब भी काम में लेते हैं। तो वी हैड ईटन या टेकन। और अंगूर को क्या कहते हैं, ग्रेप्स कहते हैं, GRAPES, ग्रेप्स। मैं मेरा गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये जो हम लिख रहे हैं ये सब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट हैं। ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। पक्षी उड़ चुके थे, द बर्ड्स हैड फ्लोन। ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस यहीं पूरा हो जाता है। अब देखो ये 4 सेंटेंस है, हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए इस स्ट्रक्चर के आधार पर। पहला सेंटेंस है वे मेला देखने जा चुके थे। तो दे हैड गॉन टू सी द फेयर या दे हैड विजिटेड द फेयर। हम अंगूर खा चुके थे। वी हैड ईटन या टेकन ग्रेप्स। मैं मेरा गृह कार्य पूरा कर चुका था। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। और पक्षी उड़ चुके थे, द बर्ड्स हैड फ्लोन। तो देखिए आज की क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना शुरू किया है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले हमने मीनिंग देखा, उसके बाद उसकी पहचान हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग। फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना शुरू किया। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर को समझा। स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमने 4 सेंटेंस लिखे, उनको हिंदी से इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद फिर भी अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पूरा करते हैं। अब कल मिलेंगे किसके साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।